नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 4 साल की लंबी और खून खराबे वाली जंग के बाद रूस यूक्रेन युद्ध अब एक बहुत अहम मोड़ पर है। यूक्रेन सरेंडर कर सकता है, जेलेंस्की युद्ध विराम कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि यूक्रेन इस वक्त दोहरा अटैक झेल रहा है। पुतिन की रणनीति में उलझा नजर आ रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिससे अब जेलेंस्की का बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दोहरी मार इस वक्त यूक्रेन झेल रहा है। दावे है कि रूस के सामने यूक्रेन की कमर टूट चुकी है। रूस की ओर से ताबड़तोड़ हमले, बिजली घर, सबस्टेशन, गैस लाइन, सब कुछ तबाह कर दिया गया। हजारों घर मलबे में बदल दिए गए हैं। लाखों लोग बेघर हैं जो कि ठंड की जकड़ में जकड़े हुए हैं। और जैसे कि काफी नहीं था, मौसम भी कहर बनकर टूट रहा है। एक तरफ मौसम है तो मौसम का इस्तेमाल भी व्लादिमीर पुतिन हथियार की तरह कर रहे हैं, क्योंकि भीषण ठंड में एनर्जी सेक्टर को व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा निशाना बनाया है कि भीषण ठंड में न बिजली है, न हीटिंग सिस्टम है, न पानी है, न गैस है। और लोग ठंड में, यूक्रेनी आर्मी ठंड में दम तोड़ने को मजबूर है और पीछे हटने को मजबूर है। इस बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने कहा है कि जेलेंस्की पुतिन से सीधे बातचीत करने के लिए तैयार है। 4 साल की लड़ाई में यह पहला मौका है जब दोनों देशों के सर्वोच्च नेता आमने सामने हो सकते हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यह बातचीत सरेंडर की शुरुआत हो सकती है। क्या जेलेंस्की पुतिन के सामने घुटने टेक देंगे? हालात ऐसे ही लग रहे हैं। यूक्रेन पर दबाव बढ़ रहा है, रूस अपनी ताकत बढ़ा रहा है, रणनीति तेज कर रहा है और पूरी दुनिया की निगाह टिकी है कि यह युद्ध क्या थमेगा या फिर 4 साल की लड़ाई में एक अहम मोड़ दिखेगा। आज इसी मुद्दे पर सबसे बड़ी चर्चा करेंगे, जानेंगे कि पुतिन की रणनीति क्या है, पुतिन का चक्रव्यूह क्या है जिसके आगे सरेंडर करते नजर आ रहे हैं जेलेंस्की। क्या अमेरिका ने भी जेलेंस्की का साथ छोड़ दिया या फिर अमेरिका और यूरोप के साथ रहने के बावजूद जेलेंस्की अलग थलग पड़ गए हैं और पुतिन के सामने मजबूर नजर आ रहे हैं? तो क्या ये जेलेंस्की के साथ साथ ट्रंप की भी हार है, अमेरिका की भी हार है? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के चक्रव्यूह में जेलेंस्की फंस चुके हैं और किसी भी वक्त सरेंडर कर सकते हैं। यूक्रेन जो अपनी हिम्मत और जिद के लिए जाना जाता था, वही यूक्रेन अब पुतिन के डबल अटैक से करा रहा है और टूटते हौसले और बिखरते हिम्मत के बीच जेलेंस्की सरेंडर करना चाहते हैं, क्योंकि रूस की ओर से लगातार हमले जारी हैं। ऊर्जा ढांचे, सबस्टेशन, गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया जा रहा है और यह स्ट्रैटेजी सिर्फ एनर्जी स्टेशंस को निशाना बनाने की हुई नहीं है। यूक्रेन में इस वक्त सर्दी का कहर है, माइनस में टेंपरेचर है। यूक्रेन ठंड के मौसम में सिर्फ बिजली गैस के बदौलत सरवाइव करता है, अपने हीटिंग सिस्टम की वजह से जिंदा रहता है। लेकिन आज यूक्रेन मानवता और सुरक्षा के सबसे बड़े संकट में जी रहा है, जहां यूक्रेन के लोगों के पास ठंड से बचने के लिए न गैस है, न बिजली है और पानी भी जम चुका है। इसलिए व्लादिमीर पुतिन के लगातार हमले न सिर्फ जेलेंस्की की फौज पर है बल्कि एनर्जी स्टेशंस पे भी हैं, चाहे वो बिजली ग्रिड हो, चाहे वो गैस पाइपलाइन हो। और अब जेलेंस्की को लग रहा है कि ऐसे हालात में एक साथ पुतिन का मुकाबला करना और ठंड का मुकाबला करना मुमकिन नहीं है, इसलिए बातचीत को तैयार है। 4 साल की लड़ाई के बाद यह पहला मौका है जब दोनों देशों के सर्वोच्च नेता आमने सामने होंगे। ये वही जेलेंस्की हैं जो पुतिन के सामने दम भरते थे कि वो कभी पुतिन से बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन आज पुतिन के सामने जेलेंस्की सरेंडर मोड में है। इसके पीछे की वजह क्या है वो भी समझिए। रूस ने लगातार यूक्रेन पर हमला बनाए रखा है। दक्षिणी यूक्रेन के ज़पोरिज़िया में भारी तबाही मचाई है। रात भर आसमान में ड्रोन मंडराते हैं, रात भर मिसाइलों की बारिश होती है और कई इलाकों में भीषण तबाही है। दूसरी बड़ी वजह क्या है? पुतिन इस वक्त डबल अटैक कर रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि सर्दियों में रूस के हमलों का असर कई गुना बढ़ चुका है। यूक्रेन में एक तरफ जहां कड़ाके की ठंड है और ठंड में बिजली, हीटिंग सिस्टम और पानी सबसे जरूरी हथियार हैं यूक्रेन के लिए, लेकिन रूस ने सीधे निशाना बनाया ऊर्जा ढांचे को। बिजली घर, सब स्टेशन, गैस पाइपलाइन, सब कुछ तबाह। पावर ग्रिड
सब कुछ बर्बाद। रूस ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया कि यूक्रेन का मनोबल टूटने लगा और जेलेंस्की पर प्रेशर पड़ने लगा। वो अपनी आंखों के सामने यूक्रेन के लोगों को ठंड से मरते देख रहे हैं, जिससे जेलेंस्की परेशान हो गए हैं और बातचीत करने के लिए तैयार हैं। रूस की रणनीति साफ है, यूक्रेन पर भी हमला और ऊर्जा ढांचे पर भी ताबड़तोड़ हमला, जिससे कि आम नागरिक का जीवन प्रभावित हो और आम नागरिकों का दबाव जेलेंस्की तक पहुंचे, जिसमें पुतिन कामयाब होते दिख रहे हैं। युद्ध का साइकोलॉजिकल असर बढ़ रहा है। यूक्रेन में सैकड़ों घर मलबे में तब्दील हो गए, लाखों लोग बेघर हैं और ठंड की चपेट में है। यूक्रेन बर्फिस्तान बन चुका है। भीषण ठंड में ब्लैकआउट जारी है। बच्चे, बुजुर्ग और परिवार जीने और मरने की दीवार के बीच फंसे हुए हैं। रूसी सेना ने एक बार फिर यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। रूस की ओर से किए गए इन हमलों में कम से कम 12 लोगों की जान चली गई। रूस ने हमलों के दौरान एक पैसेंजर ट्रेन को भी निशाना बनाया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। यह यूक्रेन की द बर्निंग ट्रेन। जेलेंस्की ने ट्रेन पर हुए हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। इस दौरान जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने खार्किव इलाके में एक पैसेंजर ट्रेन पर ड्रोन से अटैक किया। किसी भी देश में एक आम नागरिक ट्रेन पर ड्रोन हमले को आतंकवाद हमले के तौर पर देखेगा। ट्रेन डिब्बे में आम नागरिकों को मारना कोई मिलिट्री कारण नहीं हो सकता। ट्रेन में 200 से ज्यादा लोग थे और 18 लोग उस डिब्बे में थे जिस पर रूसी ड्रोन का हमला हुआ। रूस की ओर से हमला ऐसे समय में किया गया है जब दोनों पक्षों के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका की मीडिएशन भी चल रही है। इसके अलावा रूस ने दक्षिण शहर ओडेसा में 50 से अधिक ड्रोन से हमला किया, जिसमें 3 लोग मारे गए और 30 से अधिक घायल हुए। रक्षा जानकार मानते हैं कि ताबड़तोड़ अटैक यूक्रेन की लड़ाई जारी रखने की क्षमता को कमजोर करने के लिए है। और कुछ दिन पहले अबू धाबी में हुई रूस यूक्रेन की बातचीत दुनिया की नजरों में थी, लेकिन सवाल यही है, क्या यह शांति वार्ता है या रूस की दबाव रणनीति? विशेषज्ञ कहते हैं कि रूस कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन को अपनी शर्तों पर लाया जाए। यूक्रेन सशर्त समझौता चाहता है, अपनी संप्रभुता बनाए रखना चाहता है, लेकिन पुतिन चाहते हैं कि रूस की शर्तों पर समझौता हो और जो रूस कहे उसे यूक्रेन को मानना होगा। और यही वजह है कि पुतिन ने एक चक्रव्यूह रचा, ठंड में हमले तेज कर दिए, जिससे जेलेंस्की इस चक्रव्यूह में घिरते नजर आ रहे हैं। इसलिए रूस और यूक्रेन युद्ध 4 साल के बाद अब थमने की कगार पर है। पुतिन से बातचीत करने के लिए जेलेंस्की तैयार है। जमीन विवाद, जेपेरोसिया, एनपीपी का मुद्दा मिलकर सुलझाएंगे, यूक्रेन ने कहा है। यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर सहमति भी बन गई, यह भी दलील दी जा रही है। यूरोपीय सैनिकों की सीमित तैनाती और अमेरिकी बैकस्टॉप शामिल है। दोनों देशों की शर्तें अभी भी काफी जटिल और सख्त हैं। कई विशेषज्ञ इसे सरेंडर या रणनीति मोल भाव दोनों तरीके से देख रहे हैं। लेकिन इस बीच यूक्रेन की जनता परेशान है। हजारों लोग बेसहारा हैं। कोई अस्पताल में है, स्कूल प्रभावित हैं, बिजली, पानी, हीटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से स्थिति और भयावह हो गई है। एक तो युद्ध से मरते लोग, उसकी दूसरी तरफ ठंड से तड़पते लोग। तापमान माइनस में है, जिससे आम लोग जिंदा रहने के लिए जंग लड़ रहे हैं। देश चाहे कोई भी हो, हर जगह की आर्मी अपनी देशभक्ति और कभी ना डिगने के अनुशासन के लिए जानी जाती है। कई बार यह डिसिप्लिन एक भयानक रूप ले लेता है। लेकिन पुतिन कितने डिटरमाइन हैं यूक्रेन को जीतने के लिए, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। हाल ही में एक उदाहरण दिखा जो रूस की आर्मी में दिखा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर पुतिन के आदेश को आप समझ पाएंगे कि पुतिन जो आदेश देते हैं, आर्मी में जो आदेश जाता है वही अंतिम आदेश है। आपको वीडियो दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक रूसी कमांडर अपने ही 2 सैनिकों को सजा दे रहा है। ऐसी सजा जो आर्मी के कानून को तोड़ने पर दी गई। 28 सेकंड का यह वीडियो रोंगटे खड़े कर देता है। बर्फीले जंगल में जहां हड्डियां गला देने वाली ठंड है, 2 रूसी सैनिकों को सिर्फ हाफ पैंट में पेड़ से उल्टा बांध दिया गया है। इन पर आरोप क्या है? सैनिकों पर आरोप है कि बिना अनुमति इन्होंने अपनी पोस्ट छोड़ी और आगे बढ़ने के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। रूस किसी भी सूरत में लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर रहा है और ना ही करेगा। पुतिन का भी मैसेज क्लियर है।
पुतिन जानते हैं जरा सी ढील हुई तो युद्ध का रुख पलट सकता है, रूस की बढ़त कमजोर पड़ सकती है और रूस का यूक्रेन पर हमले का नतीजा है कि वहां की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह दबाव जेलेंस्की पर राजनीतिक और सैन्य रणनीति दोनों के लिहाज से भारी असर डाल रहा है। इस जंग में वैसे तो रूस यूक्रेन दोनों को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन पुतिन के पास एज है। रूस यूक्रेन जंग में अभी तक रिकॉर्ड नुकसान हो चुका है। जंग की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अब तक का सबसे खतरनाक जंग इसे माना जा रहा है। सैन्य नुकसान के लिहाज से भी इसने WW2 यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको युद्ध की तस्वीर 3070 में लेकर आइए पीसीआर, दोबारा बोल रहा हूं, थैंक यू। रूस को ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है, लेकिन रूस ज्यादा आगे भी है। रूसी सेना की प्रभावित की संख्या करीब 12 लाख के आसपास है। रूस के करीब 3.25 लाख सैनिकों की मौत हुई है। 2022 से 2025 तक यूक्रेन के 5 से 6 लाख जवान प्रभावित हुए हैं। यूक्रेन के 1 लाख से 1,40,000 जवानों तक की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन में अब तक 2,500 आम लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या 12,000 के पार है। जंग में अब तक करीब 15,000 लोगों की जान गई है टोटल यूक्रेन में। 4 साल की लड़ाई में सैन्य और राजनीतिक रणनीति लगातार बदल रही थी। हालांकि इस बार का दबाव इतना है कि जेलेंस्की पुतिन से बातचीत के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। तो क्या ये सीधे सीधे सरेंडर नहीं, बेशक वो बातचीत का वास्ता दे रहे हो, लेकिन ये सरेंडर से ज्यादा कुछ नहीं है। ये जेलेंस्की के उस जिद की तोड़ है जिसमें जेलेंस्की कहते थे कि किसी भी सूरत में वो पुतिन से बातचीत नहीं करेंगे। जेलेंस्की की वो ईगो, उनकी जिद, इसी वजह से यूक्रेन के हजारों लाखों लोग मारे गए। 4 साल की लड़ाई, दोहरी मार, भारी तबाही और अब बातचीत। क्या जेलेंस्की ये बातचीत पहले नहीं कर सकते थे? आखिर किस तरह की बातचीत की दुहाई आज जेलेंस्की दे रहे हैं? उन्हें लगा था कि अमेरिका और यूरोप सदियों तक उसके साथ खड़े रहेंगे और वो जंग लड़ते रहेंगे और पैसे आते रहेंगे, लेकिन कोई भी जंग ऐसे नहीं लड़ी जाती है। आज अमेरिका पीछे हट रहा है यूक्रेन से, जानता है यूक्रेन फंसा हुआ है। अमेरिका ने यूरोप को भी कह दिया है कि वो जेलेंस्की और यूक्रेन की तरफ देखें, उनको डेनमार्क की तरफ देखने की जरूरत नहीं। यूरोप भी कह चुका है कि वो और फंड नहीं कर सकता है, उनकी अपनी मुश्किलें भी हैं। यूक्रेन ना तो नेटो का हिस्सा है और ना ही बहुत कोर इश्यू यूरोप के लिए। यूरोप आज अपनी तरफ देख रहा है, अपने डिफेंस स्ट्रक्चर को देख रहा है, क्योंकि अमेरिका यूरोप से भी पीछे हट गया है, नेटो से भी पीछे हट रहा है। यूरोप अपना भविष्य देख रहा है आज की तारीख में, वो भी यूक्रेन में अब बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा है। ऐसे में लगता है जेलेंस्की को भी नाक भी बच जाए और साख भी बच जाए, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इससे पहले कि जेलेंस्की और उनकी आर्मी सरेंडर कर दें, उससे पहले कह रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं। वही जेलेंस्की है जो पुतिन को देखना तक पसंद नहीं करते थे। इस बात की पुष्टि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। तो जेलेंस्की की मजबूरी और इसलिए सरेंडर है जरूरी। करते हैं डिबेट। मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल एस के मलिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ हैं, और सुरेंद्र स्वामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट है, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं यूके देवनाथ सर से रिएक्शन चाहूंगा। यूके देवनाथ सर, क्या लगता है आपको, क्या जेलेंस्की अब सरेंडर करेंगे क्योंकि उनकी मजबूरी बन चुकी है? एक तरफ -20 डिग्री का टॉर्चर, दूसरी तरफ पुतिन का कहर। विवेक, इसमें कोई शक नहीं है कि जेलेंस्की के लिए इधर कुआं उधर खाई। इस साल जेलेंस्की के सिर पे सबसे बड़ा सरदर्द ये है कि साल के अंत तक उन्हें देश में चुनाव कराने हैं, और अगर वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात मानकर और मॉस्को के सामने दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया, खेरसोन और शायद क्राइमिया को भी हैंड ओवर कर देते हैं रूस को, तो जाहिर बात है, इसमें कोई शक नहीं है, जेलेंस्की इलेक्शन हार जाएंगे, उनकी पार्टी भी इलेक्शन हार जाएगी। और अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो शायद जेलेंस्की को इस साल के अंत तक यूक्रेन छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि विरोधी पार्टी जो हैं इस युद्ध में
यूक्रेन की हार के लिए जेलेंस्की को जिम्मेवार ठहराएंगी, और विरोधी पार्टियां इलेक्शन के बाद जब पावर में आएंगी तो यूक्रेन ने जो अब ये ईस्टर्न डोनबास और क्राइमिया को परमानेंटली हैंडओवर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर, अगर किया तो उसके लिए भी विरोधी पक्ष जेलेंस्की को ही जिम्मेवार ठहराएंगी। तो जेलेंस्की को तो देश निकाला हो जाएगा जी। लेकिन मुझे लगता है यूके देवनाथ सर, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जेलेंस्की खुद फंस गए इसलिए ऐसा कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है? सुरेंद्र स्वामी जी, आपको क्या लगता है? क्या जेलेंस्की घेर गए इसलिए वो सरेंडर कर रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि युद्ध जीतना बहुत मुश्किल है, यूरोप भी किनारा कर रहा है, अमेरिका पहले ही पीछे हट चुका है, वो कह रहा है और फंड नहीं करेगा, पैसे नहीं देगा, हथियार नहीं देगा, तो ना खुद की इज्जत बचेगी और वॉर क्रिमिनल अलग से घोषित कर दिए जाएंगे यूक्रेन के अंदर जेलेंस्की? नहीं, देखिए, वो इसलिए पीछे हट रहे हैं कि जेलेंस्की की ताकत क्या थी। यूक्रेन की अपनी तो कोई ताकत है नहीं जिसके दम पे वो रशिया से लड़ पाए, तो उनको अमेरिका से मदद मिल रही थी, अमेरिका पीछे हट रहे हैं, वो अब ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचना चाहते। बिल्कुल। यूरोप सोच रहे थे कि हम यूक्रेन को नाटो में ले लेंगे और अपना बेस रशिया के बॉर्डर पे यूक्रेन की ईस्टर्न साइड में डोनबास में और उधर बना लेंगे। वहीं से जंग शुरू हुई, वो अब उनकी ख्वाहिश पूरी होती हुई नहीं दिख रही। फिर यूरोप ने सोचा था कि हम रशिया को वॉर में करके थोड़ा ड्रेन आउट कर देंगे, थका देंगे, और उसका रिजल्ट ये होगा कि हम हावी हो जाएंगे। तो अब सब तरफ से यूरोप को भी समझ में आ रहा है कि भाई रशिया 4 साल अकेला लड़ लिया पूरे यूरोप और अमेरिका से, तो इतनी जल्दी तो वो हार मानने वाला है नहीं। बिल्कुल। अमेरिका को भी लग रहा है कि अब इस लड़ाई को हम कितना खींचेंगे, इतना पैसा उनका भी लग रहा है, चाहे वो मदद कर रहे हैं लोन के रूप में। तो ट्रंप की तो बिल्कुल सिंपल नीति है कि भाई यूक्रेन में समझौता हो जाए, रिकंस्ट्रक्शन के नाम पे अमेरिका वहां पे पहुंच जाए, और जितने भी मिनरल्स और दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उन पे उनका वो अपना उसमें मदद के नाम पे वहां पे अपना बिजनेस शुरू कर दें। नाटो को ये समझ में आ रहा है कि भाई अब इस हालात में नाटो में वो जुड़ेंगे नहीं, हम वहां जा नहीं सकते, तो हम कब तक लड़ेंगे, यूक्रेन को कब तक मदद करेंगे। तो इसलिए जेलेंस्की अब उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनके पास लड़ने को कुछ है ही नहीं। उनको कह दिया भाई लड़ लो तुमको अगर लड़ना है तो इसलिए वो अब समझौता कर रहे हैं। अब समझौता क्या हो रहा है, उसमें मेन बात यह है कि वो कह रहे हैं अच्छा ठीक है आप हमसे समझौता करा रहे हैं तो अमेरिका हमारी सुरक्षा की गारंटी दे दे। दूसरे जो हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं और जो जेपोरिजिया का मेन रूप से है उसको वो सुरक्षित रहने की हमें गारंटी मिल जाए तो हमारी एनर्जी नीड्स पूरी होती रहे। और दूसरा जो हमारा अब रिकंस्ट्रक्शन होगा और जो हम आर्थिक रूप से कमजोर हुए हैं उसके लिए हमें ईयू की मेंबरशिप मिल जाए। अब नाटो की बात खत्म हो गई कि अब हमें ईयू की मेंबरशिप मिल जाए, हम ईयू के सदस्य बन जाएं तो हमारी भी आर्थिक रूप से तरक्की होगी। तो वो कंट्रीमैन को ये 3 बातों को लेकर के और एक आश्वासन देना चाहते हैं कि मैं कोई सरेंडर नहीं कर रहा, मैं एक अच्छा समझौता कर रहा हूं जिसमें हमारा रिकंस्ट्रक्शन भी होगा, हमारी सिक्योरिटी की गारंटी भी होगी और हम ईयू के मेंबर भी बन जाएंगे। तो ये तो उनका पोर्शन है। जो रशिया है अब उसने इतनी लड़ाई लड़ी है, इतना नुकसान सहा है और उसको हमेशा डर है यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर से, तो वो चाहता है कि मुझे डोनबास का एरिया मिल जाए। डोनबास का एरिया आपको मालूम है इंडस्ट्रियली डेवलप्ड एरिया है, वहाँ पे फार्म लैंड भी बहुत हैं, रिवर नेटवर्क भी बहुत है, फिर वो क्रीमिया से लिंक्ड है, क्रीमिया पे ऑलरेडी वो कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो उसको ले लेंगे। और फिर एक जो उनका एक उनकी डिमांड को जो जस्टिफाई करने का कारण है वो ये कि वहाँ मोस्टली रशियन स्पीकिंग लोग हैं। तो डोनबास में करीब उस एरिया में रीजन में करीब 5000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो अभी रशियन फोर्सेस के कब्जे में है। तो अब ये सब दोनों तरफ की स्थिति है। और चूंकि जेलेंस्की ने कह दिया है कि भाई हम ये जो 1000 पेज का एक एग्रीमेंट जो प्रपोज किया गया है तो मैं उसके लिए रेडी हूं, और वो अगर 1 तारीख की मीटिंग में उस पर अप्रूवल हो जाता है उसके बाद अमेरिका उसको अप्रूव कर देंगे, मतलब और विकल्प सारे खत्म हो गए। जेलेंस्की के तर्कश में जितने तीर थे वो सारे आउट हो गए, वो लड़ने की स्थिति में नहीं है। हाँ, वो सारे तीर खत्म हो गए। ग्रुप कैप्टन आशीष जी क्या कहेंगे आप?
सर ने बताया, जिस लेवल पे जेलेंस्की आज से 3 साल पहले थे, जब उन्हें लग रहा था, 4 साल पहले ये लड़ाई शुरू हुई थी और उनको उस समय ये लग रहा था कि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल सपोर्ट गार्नर कर लेंगे। उस समय अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी उनके सपोर्ट में थी रशिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए। नाटो ठीक ठाक स्ट्रक्चर में था, लेकिन पिछले 1 सालों में स्थिति बहुत बदल गई। आउटराइटली यूएस प्रेसिडेंट ने बोला दैट ही हैज नो इंटरेस्ट आउट ऑफ दिस वॉर, तो हम इतनी दूर जाके क्यों सपोर्ट करें, व्हाट विल वी गेन आउट ऑफ यूक्रेन। उसके साथ उन्होंने नाटो को क्लियरली बोल दिया कि हम आपके साथ बहुत ज़्यादा अलायंस नहीं रख सकते, हमारा खर्चा क्यों हो, नाटो हमारे लिए क्या करता है। तो ये बातें यूक्रेनियन प्रीमियर को, जो कि एक सीजन्ड पॉलिटिशियन नहीं है, आप सबको पता है उनका बैकग्राउंड, तो उनकी फोरसाइट या उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पावर मुझे नहीं मालूम कितनी डीप है, लेकिन उन्होंने जिस तरह की स्टबर्ननेस दिखाई थी शुरू में कि हम किन्हीं मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, आई विल एक्सेस नो लैंड टू रशिया, जो अनरियलिस्टिक था। जैसा कि सर ने बोला ना, 2014 में क्रीमिया को एनेक्स कर चुका है रशिया। यूनाइटेड नेशंस के मानने नहीं मानने से क्या होता है, फैक्ट है कि क्रीमिया को रशिया एडमिनिस्टर कर रहा है, वहां के सारे लोगों पे उनकी चलती है, बजट उनका होता है, दे आर वर्चुअली रनिंग क्रीमिया। तो क्रीमिया को नहीं देंगे, या वो जो 4-5 हजार किलोमीटर अभी जो रशियन फोर्सेस अंदर घुसी हुई हैं, कुछ जगहों पे यूक्रेन भी अपने ईस्टर्न बॉर्डर में रशिया के अंदर है, कुछ इलाकों में स्पेसिफाइड नहीं है अभी, तो उसमें एक गिव एंड टेक की बातें चल रही थी। लेकिन ये कहना कि हम बात ही नहीं करेंगे, कोई भी इंच ऑफ लैंड नहीं देंगे, रशिया क्या एम कर रहा है, 70-80% ऑफ रशिया इज एक्सट्रीमली कोल्ड, 6 महीने वहां कुछ नहीं होता है, वो अपना 40-50 साल आगे का फ्यूचर देख रहे हैं। दे वांट टू एक्सेस सम मोर लैंड आउट ऑफ यूक्रेन, दे वांट टू हैव अ हॉट वाटर पोर्ट टू देम, 2 हैं 3 हैं, एक और चाहिए उनको, एक एक्सेस रूट चाहिए जहां 12 महीने आवाजाही हो सकती है पानी के थ्रू। तो वो अपना फ्यूचर सेफगार्ड करने के लिए एक पर्पस पे एग्रेशन किया हुआ है यूक्रेन पे। यूक्रेन के पास ऐसा कुछ भी, सॉरी आप कुछ कह रहे थे। नहीं, आपने कहा कि यूक्रेन के पास, अच्छा मैं इसमें एक और सवाल जल्दी से ऐड कर देता हूं, फिर आप पूरा कर लीजिएगा। यही काम जेलेंस्की 2 साल पहले कर लेते, नुकसान कम होता, उनको लगा कि ताउम्र यूरोप अमेरिका फंड करते रहेंगे, हम जंग लड़ते रहेंगे। जी एग्जैक्टली, उन्होंने इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पावर के डायनामिक्स को रीड नहीं करा। उनको नहीं पता था कि यूएसए में एक ऐसा प्रेसिडेंट आ जाएगा जिसका कोई भी सीआईए की इनपुट, कोई भी होम डिपार्टमेंट, कोई भी फॉरेन डिपार्टमेंट उनको कुछ भी इनपुट देते हैं, ही डज नॉट बिलीव, ही टेक्स हिज ओन कॉल्स। यूएस प्रेसिडेंट के पर्सनल इंटरेस्ट हैं रशियन इकोनॉमी में, उनके पर्सनल सीक्रेट्स हैं रशिया के पास। लास्ट इलेक्शन जो उन्होंने लूज किया था, उसके बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ ऐसी इनपुट्स शेयर नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं रशिया को मालूम है कि क्या उन्होंने बैकडोर से कुछ काम किया था ट्रंप के लिए। तो ट्रंप हैज लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन रशिया, वो इंटरनेशनल फोरम पे कुछ भी इनिशियली बोल रहे थे। उन्होंने टेक ओवर करने से ठीक पहले बोला था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो मैं 1 दिन में रशिया यूक्रेन सॉल्व कर दूंगा। तो इसी तरह जेलेंस्की साहब ने भी सोच रखा था कि नाटो इवेंचुअली उनको हेल्प करता रहेगा। नाटो क्या कर रहा है, नाटो उनको हेल्प के रूप में अपने पुराने वॉरहेड्स दे देता है, अपना जंक यार्ड क्लियर कर देता है, और एक्चुअल में उनके पास अब है क्या कि वो यूक्रेन को, रशिया इज अ वेरी रोबस्ट आर्मी। वो अभी देखिए ये जो लेटेस्ट अटैक हो रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये पता है विवेक कि इन दी कमिंग डेज, मे बी बाय मिड ऑफ दिस ईयर, कुछ न कुछ सीज फायर या रीडिफाइनिंग ऑफ दी बॉर्डर्स, जहां तक हम रिट्रीट करेंगे, कितना हम रख लेंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि जितना अंदर घुस सकें, जितना डैमेज कर सके। ये ट्रेन पे जो हमला हुआ है, वो यूक्रेन और वेस्टर्न मीडिया कह सकती है कि ये तो बारबैरिक है और ये गलत हो गया। उस ट्रेन में जो चीजें जाती हैं, सिविल ट्रेन में, ये एक नॉर्मल टैक्टिक्स होता है किसी भी कंट्री का, इंक्लूडिंग चाइना, कि वो अपना मिलिट्री हार्डवेयर भी लेफ्ट राइट, इधर कभी हॉस्पिटल्स में काम हो रहे होते हैं मिलिट्री के, कभी ट्रेनों में जिसमें लगता है कि यात्री जा रहे हैं उसमें गोला बारूद शिफ्ट किया जा रहा होता है। अच्छी खासी पेनिट्रेशन है रशिया की यूक्रेन के अंदर इंटेलिजेंस, एक्सेप्ट दैट वन अटैक जो कि यूक्रेन ने रशियन 4-5 एयर बेसिस पे एक बार किया था, जिसमें उन्होंने 1-1.5 साल की प्रिपरेशन करके बहुत मेजर रशियन सूट सीरीज के एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया, उनके 4-5 बेसिस को एक ही गो में, जो कि 3-4 हजार किलोमीटर रशिया के अंदर था। उस समय तक की सारी वॉर रशियन यूक्रेन फेस टू फेस बॉर्डर्स पे हो रही थी, बट यूक्रेन ने एक अटैक किया जिससे काफी डायमेंशंस चेंज हुए। रशिया वाज अंडर ह्यूज प्रेशर कि ये 3000 किलोमीटर अंदर जाके ड्रोन्स का, ट्रक्स का पूरा बैराज ले जाके वहां प्लांट किया। इसका मतलब कि कुछ रशियंस भी कॉम्प्रोमाइज हुए थे। ये जो मिलिट्री का उनका टॉर्चर वाला वीडियोस रिलीज हुआ है ना, ये एक प्लान के तहत रिलीज किया जाता है।
ये बताने के लिए कि हमारे अंदर अगर कोई जयचंद है तो उनको ये ट्रीटमेंट दिया जाएगा, बिकॉज रशियन पुतिन वाज वेरी नहीं, अपसेट। एक और हमला मुझे याद है आशीष जी, जिसमें कामिकाजी सी ड्रोन का इस्तेमाल किया था और रशियन ऑयल टैंकर को सिंक कर दिया था। उस पर भी बहुत बवाल मचा था और उस पर भी यूक्रेन ने, रशिया ने कहा था कि आतंकवादी हमला है, टेररिस्ट एक्ट है, इसका हम बदला जरूर लेंगे। तो ये जो चेंज ऑफ स्टांस अभी दिख रहा है जेलेंस्की का, एक तो उनपे पर्सनल थ्रेट है फ्रॉम रशिया, उन पे पर्सनल थ्रेट है फ्रॉम हिज ओन पीपल ऑल्सो, क्योंकि अब वो समझ चुके हैं कि ये सिर्फ एक शोकेस, ही इज अ मीडिया पर्सन, ही इज अ स्टेज गाय, तो उसको पता है कि पब्लिक को कैसे मैनिपुलेट करना है और अपनी बनाए रखने हैं एक पोजीशन। लेकिन अब उनको लग रहा है कि ही इज वर्चुअली लूजिंग द वॉर, इसलिए बेटर है कि कुछ एरियाज को शायद, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला विवेक, बिकॉज रशियन डिमांड्स टू कीप क्रीमिया एंड गेट इट लेजिटिमाइज्ड थ्रू यूनाइटेड नेशंस और थ्रू अ इनफॉर्मल वर्ल्ड डिक्लेरेशन की रशिया का पार्ट हो गया क्रीमिया, और एक एटलीस्ट हॉट वाटर पोर्ट, वो उसके बिना नहीं मानेंगे। प्लस जितनी अंदर रशियन गए हुए हैं यूक्रेन में, उसका काफी लैंड वो रखना चाहेंगे बिकॉज ऑफ देयर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ रशिया। ये इतना आसान नहीं होने वाला है। वो कह रहे हैं हम बातचीत के लिए तैयार, ये कहेंगे आप मेरी शर्त मानो तभी हम बातचीत करेंगे, तो ये मामला फंसता दिख रहा है। लेकिन पुतिन बहुत स्मार्ट हैं, वो अभी -20-30 डिग्री टेम्परेचर है यूक्रेन में और उन्होंने पूरा एनर्जी सेक्टर तबाह किया हुआ है और इसकी वजह से वहां के लोग बहुत मुश्किल में जीवन गुजार रहे। कोई लकड़ी जलाकर किसी तरह से घर को गर्म कर रहा है और किसी तरह से वो दिन गुजार रहे हैं, और ऐसे इस समय वो रिपेयर नहीं कर पाएंगे। इस समय जो डैमेजेस हुए हैं वो रिपेयर नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल, और पब्लिक प्रेशर भी बहुत बढ़ रहा है यूक्रेन की तरफ से कि भाई आप इस युद्ध को बंद कराओ, आपने ना तो खुद युद्ध जीता और ना ही युद्ध हमने जीतने दिया। मलिक साहब, इस पर क्या कहेंगे? जी विवेक जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, आज की स्थिति में जो है कि जेलेंस्की आज की स्थिति में संधि करने के लिए यानी एग्री होने के लिए मजबूर हैं। जैसे कि पहले के वक्ताओं ने कहा, उसके कारण है। देखिए, जेलेंस्की एक सीजन पॉलिटिशियन तो है नहीं, वो बैठाए गए थे बाइडेन प्रशासन के द्वारा, और बाइडेन प्रशासन का ही काम था कि इस युद्ध को आगे भड़काना और आगे ये सारी चीजें उनको सपोर्ट करना, सपोर्ट देने के बहाने उनको अपने पुराने हथियार बेचना, या फिर हथियार जो अंडर ट्रायल है, जिनका ट्रायल है ना, वो सारे इन्होंने ट्रायल किए, इंक्लूडिंग नेटो, इंक्लूडिंग यूरोप के और भी जो नेटो से कंट्री 2-4 बाहर हैं, और अमेरिका, सब का सब अपने रिसोर्सेज, जो पुराने हथियार और पुराने ट्रायल बेस, सब उन्होंने यहाँ झोंका। इसके अलावा जेलेंस्की तैयार थे, जेलेंस्की बहुत खुश थे कि उनको डॉलर्स मिल रहे थे। जेलेंस्की को बीच में ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे उनको युद्ध जारी रखने में उनको बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि उनको पीछे से बैकअप के तौर पर डॉलर मिल रहे थे। और देखिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको मिले भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बीच में देखिए अभी घटनाओं की कैसे टर्न लिया इंटरनेशनल में। ट्रंप साहब ने पूरा एक टैरिफ का ग्लोब घुमा दिया, उसके साथ साथ वो बीच में फंसते हुए चले गए। ऐसा नहीं है कि अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है तो वो सबको नचा देगा, ऐसा नहीं है। जब आप दो देशों के साथ, चाइना, इंडिया, बड़े बड़े देशों के साथ उलझोगे टैरिफ के केस में, तो आपका बहुत सारी एनर्जी, आपका फोकस भी शिफ्ट होगा, आपके रिसोर्सेज भी शिफ्ट होंगे। इसी दौरान बीच में इजराइल और ईरान आया, ईरान का कल जो मई-जून का केस आया, मई-जून के अंदर अमेरिका को वहां पे भी अपना ध्यान बटाना पड़ा। अभी आते हैं बीच में पुतिन साहब और ट्रंप साहब की कई मुलाकातें हुई। रिजल्ट क्या निकला? कुछ नहीं निकला। मुझे लगता है कि ट्रंप साहब का जो आए थे, वो कह रहे थे कि मैं 2 दिन या 24 घंटे के अंदर रुकवा दूंगा। उनका मकसद सिर्फ ये कन्वे करने का था, उनका मकसद मेरे ख्याल से ये कन्वे करने का था कि जो अपने इलेक्शन में मागा को और वहां के जो कॉस्ट ऑफ लिविंग अमेरिका को एक ईज ऑफ लाइफ देने आए थे, उस पर फोकस करने का था, जिससे कि यहां से उनकी रिसोर्सेज, क्योंकि ये उनकी सोच जो थी डेवलप हो चुकी थी बाइडेन प्रशासन के आज के 6-8 महीनों में, क्योंकि उन्होंने रियलाइज कर लिया था कि रशिया झुकने वाला नहीं है। आप रशिया की जो पॉलिसी बाइडेन प्रशासन ने बनाई थी कि इनको जितना स्ट्रेच किया जाए मिलिट्रीली, उनको स्ट्रेच कीजिए, इसके अलावा जितना उनको एंगेज किया जाए उनकी रिसोर्सेज का दोहन होने दीजिए और रशिया को खोखला होने दीजिए। लेकिन वहां के जो थिंक टैंक्स है या मिलिट्री थिंकर्स है, उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि रशिया को मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं हरा पाओगे, नहीं उसको नीचा कर पाओगे। ये बात जरूर है कि किसी भी युद्ध में देखो, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बहुत सारे रिसोर्सेज में दोहन होते हैं, इसमें कंज्यूम होते हैं। अभी रशिया के बहुत सारी चीजें देखिए, 28 सूत्री जो बीच में प्रोग्राम आया था, 28 सूत्री के बाद 20 सूत्रीय प्रोग्राम बनाया गया, और अभी जो बीच में मिडिल ईस्ट में जो इनकी वार्ताएं चली, हालांकि वार्ता से कुछ अभी तक नहीं निकला है, उसका भी यही था कि अल्टीमेटली रशिया की ऑलमोस्ट सारी डिमांडें मांगी जाने की पूरी उम्मीद है। जेलेंस्की साहब जो हैं, जेलेंस्की साहब बड़े खुशी खुशी जो कह रहे थे कि मेरे को पूरा नेटो मेरे साथ है, पूरा अमेरिका मेरे साथ है, धीरे धीरे करके सबने अपने हथियार खींच लिए, अपने हाथ खींच लिए, सॉरी।
और इसके हथियार भी खींच लिए, मतलब बात सही है आपकी, हथियार भी तो खींच ही रहे हैं। अब जैसा कि ग्रुप कैप्टन आशीष जी भी कह रहे हैं कि सारा जंकयार्ड यूरोप क्लियर करने में लगा था, यूरोप का भी जंकयार्ड कितने दिन चले, वो भी खाली हो रहा है धीरे धीरे। जी और जिस तरह से अमेरिका ने तेवर दिखाया, यूरोप को भी हथियार चाहिए जंग लड़ने के लिए, तो यूरोप भी देख रहा है कि पहले हम खुद को बचाएं तब तो यूक्रेन बचाएंगे, ना हम ही नहीं रहेंगे तो भी यूक्रेन बचाकर हम क्या कर लेंगे। एब्सोल्युटली, अंदर आंतरिक विरोध भी देखिए, 2 साल पहले से ही वहां की ये थी कि लोग कह रहे थे कि इस युद्ध को बंद कीजिए। और हम, मुझे अच्छी तरह याद है, 4 साल होने वाले हैं, 22 फरवरी 2022 को जब ये शुरू हुआ तब 4 साल होने वाले हैं। बहुत लंबा युद्ध हो गया, बहुत जान माल की हानि हुई है। वहां के लोगों की प्लाइट देखिए, लोग ये नहीं चाहते थे कि इतना लंबा खींचे। और जेलेंस्की देखिए बहुत इमेच्योर पॉलिटिशियन है, इनफैक्ट पॉलिटिशियन तो वो है नहीं। देश को बचाने के लिए अगर अपने पड़ोसी से आप संधि करते हैं, बैठ के 2 बातें करते हैं, इसमें आपका बड़प्पन है, इसमें आपकी कोई घटना नहीं है। और दूसरा देखिए, जो रिवर आपका जो है डोनबास के एरिया में पूरा का पूरा पॉपुलेशन रशियन स्पीकिंग है मैक्सिमम। तो रशिया की बहुत सारी सिक्योरिटी कंसर्न है, जैसा कि सर बता रहे थे समीर साहब, आशीष साहब। देखिए, रशिया अपने नेक्स्ट 50 इयर्स के सिक्योरिटी कंसर्न को देख रहा है, और वो कभी नहीं चाहेगा कि वहां पे गारंटी जो प्लान बनाएगा यूएस, उसके तहत किसी नेटो के या यूएस के फार्मा पे फोर्सेज आके बैठ जाए, कभी नहीं एग्री करेगा। और मुझे लगता है कि जो उनको गारंटी चाहिए वो एक तरह से आईवाश होगा। हाँ, रशिया जरूर करेगा कि गारंटी अपनी तरफ से सहयोग करने की कोशिश करेगा किसी भी संधि के दौरान, कि ठीक है हम उनको सुरक्षा देते हैं, क्योंकि यूक्रेन को डर किससे है? रशिया से ही है, और तो किसी से डर नहीं है। लेकिन रशिया नहीं चाहेगा कि ये यूक्रेन के अंदर कोई भी नेटो, कोई भी यूरोपियन या कोई भी अमेरिकन फोर्सेस या उनके रिसोर्सेज हैं या उनके सर्वेलेंस या कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित हो जाए, जिससे कि उसकी स्थिति को खतरा हो। लेकिन क्या ये एक मुझे और इस पर थोड़ा सा ये लगता है कि कहीं ये प्लानिंग अलास्का में तो नहीं हो गई थी यूके देवनाथ सर, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच ये पूरा का पूरा गेम है पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के मिल के साथ का हो। और ये दोनों आज के दोस्त नहीं है, ये 2013 में मैं एक स्टडी देख रहा था और मैं कुछ फैक्ट चेक कर रहा था, 2013 में दोनों लीडर्स मिले थे मॉस्को में। ये 13 साल से आपस में मित्र हैं, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन। बहुत कम लोग इस बारे में जानते होंगे, दोनों बहुत करीबी रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि रशिया में डोनाल्ड ट्रंप का बहुत सारा बिजनेस इंटरेस्ट है। तो मुझे लगता है ये अलास्का में ही डील कर दिए थे कि यूक्रेन को कैसे निकाल के, जेलेंस्की को कैसे निकाल के फेंकना है इस वॉर से। विवेक, ये थ्योरी बहुत मजबूत तरीके से 24 घंटे दुनिया के 360 डिग्री घूमती रहती है कि शायद अमेरिका ने, रूस ने और चीन ने दुनिया में को अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में बांट लिया है। कई लोगों ने तो बहुत सुंदर सुंदर मैप भी छाप दिए हैं। देखो, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को रूस के भरोसे छोड़ दिया है? इसमें सत्यता इतनी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को ये कहा है, पुतिन को, कि तुम ईस्टर्न डोनबास का एरिया और क्राइमिया का एरिया ले लो, बाकी यूक्रेन जो है वो यूक्रेन ही रहेगा। दूसरी बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को इतना कहा है कि भविष्य में उसकी जो सेफ्टी है वो अमेरिका जिम्मेवार है, यूरोप, नेटो जिम्मेवार है। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले भी थी। दिक्कत कहां है? दिक्कत तब हुई जब रूस को लगा कि बात यूक्रेन के डिफेंस की नहीं हो रही है, बात यह हो रही है कि यूरोपियन और अमेरिकन फोर्सेस यूक्रेन में डिप्लॉय हो जाएंगे। रशिया का अंडर बेली है, रशिया का अंडर बेली है। यहां से पुतिन को थ्रेट पता लगा, तो अब डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन दोस्त हैं। उन्होंने मोरलेस भरोसा दे दिया है कि पुतिन आप खुश रहो डोनबास में और क्राइमिया में, बाकी का यूक्रेन गड़पने की, गपचे आने की कोशिश मत करना, और नेटो फोर्सेस जो हैं वो यूक्रेन का डिफेंस करेगी विदाउट गेटिंग डिप्लॉयड इन यूक्रेन। अब रिपोर्ट आ रही है कि नेटो फोर्सेस यूक्रेन में डिप्लॉय होने वाली हैं। समझना पड़ेगा कि वो पुलिस फोर्सेस हैं, वो नॉर्मल इन्फेंट्री की छोटी छोटी यूनिट्स हैं, वो अपने कॉम्बैट आर्म के साथ, यानी हैवी आर्मर, हैवी गन के साथ यूक्रेन में डिप्लॉय नहीं हो रही हैं। तो पुतिन को इतना भरोसा अमेरिका दे रहा है कि यूक्रेन में अगर कोई यूरोपियन या अमेरिकन फौज डिप्लॉय हुई, वो सिर्फ एक हेवीली इक्विप्ड पुलिस फोर्स होगी, छोटी वाली, हल्की लाइट इन्फेंट्री टाइप, विदाउट एनी
हैवी ऑफेंसिव वेपन्स अगेंस्ट रशिया। ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब बात है लेकिन ज़ेलेंस्की अमेरिका को, ने तो, डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी कह दिया है कि यूरोप यूक्रेन को बचाए, यूरोप ये नहीं देखे कि हम डेनमार्क में क्या करने जा रहे हैं। वो तो पहले ही हाथ खींच लिए हैं, बोले यूक्रेन हमारा मैटर है ही नहीं। यूरोप के ऊपर दबाव डालने के लिए है कि बजट जो है, डिफेंस बजट अपना 2% और जीडीपी से बढ़ा के 3%, 4%, 5% करो, जो कि एक और तरीका है डोनाल्ड ट्रंप का ये कहने का कि यूरोपियन पैसे से अमेरिकन अस्त्र शस्त्र खरीदो और यूक्रेन को दो। अभी हमने बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई थी कि जाहिर बात है कि इस युद्ध में अभी तक यूक्रेन ने जितने वेपन्स फायर किए हैं, ये वेपन्स कौन से हैं? ये वो वेपन हैं जो कि अमेरिका ने नेटो देशों में, खासतौर से ईस्टर्न, जो पहले वार्सा पैक्ट के कंट्रीज थे, अभी ईस्टर्न नेटो कंट्रीज, यहां पे अमेरिका ने डिप्लॉय किए हुए थे ये वेपन प्लेटफॉर्म। लास्ट 30 साल से 20 साल से उनकी कैलेंडर लाइफ खत्म हो रही थी, यूक्रेन को दे दिए। दूसरी बात है, अमेरिका ने 3 साल का युद्ध लड़ने के लिए रूस के साथ, अमेरिका ने 3 साल का विश्व युद्ध रूस से लड़ने के लिए 3 साल का, यानी 1000 दिन का WWR, तोप का गोला, टैंक का गोला, एंटी टैंक मिसाइल्स, मॉर्टर्स, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स का भंडारण रखा हुआ है। अब कैलेंडर लाइफ होती है किसी की 10 साल तोप का गोला, 10 साल कैलेंडर लाइफ, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल 20 साल कैलेंडर लाइफ। तो जो कैलेंडर लाइफ अचीव कर जाती है, यानी 10 साल तोप का गोला हो गया, उसका कंट्रोल्ड डिमोलिशन करके नदी में फेंक देते हैं। एयर डिफेंस मिसाइल 20 साल की उसकी लाइफ हो गई, कैलेंडर लाइफ खत्म हो गया, उसको जाके समुद्र में फेंक देते हैं। इन सबको डाइवर्ट कर दिया गया यूक्रेन में। अब पहली बार ऐसी नौबत आ रही है पिछले 4 साल के युद्ध। अब 4 साल से अमेरिकन वेपन मैन्युफैक्चरर अपना टैंक का गोला, तोप का गोला कहां भेज रहे थे? पोलैंड में जो पुराने टैंक के गोले दे दिए यूक्रेन को, उनकी पोलैंड में नए गोलों से रिप्लेसमेंट के लिए अमेरिकन आर्म्स इंडस्ट्री गोले बना रहा था, नए टैंक के गोले, M1 अब्राहम टैंक के गोले, और पोलैंड में पोजीशन कर रहा था। अब पहली बार ऐसे हो रहा है कि नए वेपन सिस्टम्स और नए गोले जो हैं वो देने पड़ रहे हैं यूक्रेन को। ये अमेरिकन टैक्स पेयर्स बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। विवेक, एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, अभी तक 4 साल के युद्ध में यूक्रेन के ऊपर अमेरिका दावा करता है कि $65 बिलियन का खर्च आर्म्स, अम्युनिशन और लॉजिस्टिक सपोर्ट दे चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक जगह सबको डरा ही दिया ये बोल के कि 300 बिलियन का दिया है। इनमें से $1 की भी पेमेंट अभी तक यूक्रेन ने अमेरिका को नहीं की है। यूक्रेन के पास गोल्ड रिजर्व नहीं है, यूक्रेन के पास यूरो नहीं है, पाउंड नहीं है, डॉलर तो है ही नहीं। तो हो क्या रहा? तो है क्या यूक्रेन के पास? जो अमेरिकन में, हाँ देखिए, यूक्रेन के पास जमीन है। अमेरिकन कैपिटलिस्ट अपने बड़े बड़े ट्रैक्टर 1000, 2000, 4000 ट्रैक्टर लेके आने वाले हैं कल परसों तक यूक्रेन में। एक अमेरिकन धनाढ्य व्यक्ति के पास यूक्रेन में 1500 एकड़, 2000 एकड़, 4000 एकड़ का फार्म होगा। यूक्रेन में रेयर अर्थ मिनरल्स है। अमेरिका ने मतलब अब यूक्रेन एक तरह से अमेरिका का गुलाम रहेगा और अमेरिका को जिंदगी भर वो $65 बिलियन चुकाता रहेगा। सुरेंद्र जी, क्या ऑप्शंस है जेलेंस्की के पास अभी? आखिरी विकल्प क्या है? 2-3 विकल्प। नहीं, देखिए विवेक जी, इसकी जो रूपरेखा पहले ही तैयार हो चुकी है। अच्छा, अब उसको कैसे प्रेजेंट करना है। अगर हम रशिया का इंटरेस्ट देखें तो सभी ने बताया कि वो डोनबास को लेना चाहता है। नो डोनबास, नो कॉम्प्रोमाइज, नो सीज फायर। डोनबास और क्रीमिया से उसका सी एक्सेस है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। डोनबास में उसको एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक बेनिफिट है, और दूसरा वो नहीं चाहता कि नाटो का सदस्य बने, और जब सदस्य नहीं बनेगा तो नाटो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट भी नहीं होना चाहिए यूक्रेन में। ये रशिया का स्टैंड है। जेलेंस्की का स्टैंड ये है कि भाई मैं जमीन नहीं दूंगा मेरी जो है, और मुझे मेरी, अगर आप समझौता कराना चाह रहे हैं तो आप मुझे सिक्योरिटी दीजिए, फ्यूचर में मेरी वार होगी तो अमेरिका मुझे सिक्योर करेगा।
क्योंकि नाटो सिक्योर नहीं कर सकता। अगर नाटो सिक्योर करेगा नहीं, तो जैसे नाटो का अमेरिका मेंबरशिप जरूरी है। ताइवान को सिक्योरिटी देता है, अमेरिका में जी बाकायदा जी, पार्लियामेंट में बिल है कि हम ताइवान की रक्षा करेंगे, वो ताइवान वही वही सिक्योरिटी उनके एक्ट। कांग्रेस के पास कराना पड़ेगा। हाँ। और दूसरा वो ये चाह रहे हैं कि मुझे इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प करे, तो उसके लिए तो अमेरिका यूरोप दोनों ही बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि वहां पे उनको फार्मलैंड भी है, वहां पे उनको रेयर अर्थ भी है, और जब रिकंस्ट्रक्शन होगा तो सब कुछ वहां पे उनको मिलना ही है। अब इसमें जो डिस्प्यूट किस पे नहीं है, अमेरिका संधि के लिए तैयार हो जाएगा, सिक्योरिटी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अमेरिका का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है कि सिक्योरिटी के नाम पे वो थोड़ा बहुत वहां यूक्रेन में खुद ही जाके बैठ जाएगा, अपना बेस बना लेगा। दूसरा क्या है कि जहां तक ईयू की मेंबरशिप है, उसमें भी अब नाटो तो हेल्प कर नहीं सकते, तो ईयू की मेंबरशिप का भी इशू नहीं है। हम्म। जहां तक रशिया का सवाल है कि नाटो नहीं मिलनी चाहिए, तो वो कह देंगे ठीक है, नाटो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अब डिस्प्यूट क्या है, जो एरिया ऑफ डिस्प्यूट सिमट के रह गया है वो है लैंड का डिस्प्यूट, कि भाई डोनबास रशिया के पास रहेगा या नहीं रहेगा, और क्रीमिया पे क्या पोजीशन रहेगी। हम्म। तो मुझे लग रहा है उसमें ये होगा कि भाई आप सीज फायर कर लीजिए, ये सब हम एग्रीमेंट कर लेते हैं, और जो डोनबास और क्रीमिया का इशू है उस पर लेट अस हैव ए डिटेल डिस्कशन। तो वो डिस्कशन के नाम पे ठंडे बस्ते में चला जाएगा, रशिया अनऑफिशियली कब्जा करके वहां बैठा रहेगा, और एक तरह का सीज फायर होगा। फिर धीरे 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 धीरे, जैसे वो क्रीमिया को आज 12 साल हो गए उनके पास, रशिया के पास, ऐसे ही वो डोनबास पे भी हो जाएंगे, और वो डिफेक्टो उनका हिस्सा बन जाएगा। तो मुझे तो लग रहा है कि इस तरह से करके समझौता होगा। अब जेलेंस्की इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, ट्रंप भी ये नहीं चाहता कि नवंबर में उनका इलेक्शन। अच्छा, दूसरा, जैसे मैंने कल इजराइल पे भी कहा था कि अगर इजराइल को सिक्योर करना है तो ईरान को काबू में रखना पड़ेगा अमेरिका को। बिल्कुल। तो अमेरिका नहीं चाहता कि रशिया ईरान को सपोर्ट करे, तो इसलिए भी वो पुतिन के साथ थोड़ा फ्रेंडली भी है, और वो चाहता है कि उनको मैं सेटिस्फाई भी कर दूं कि भाई ठीक है, आप कर लीजिए, समझौता कर लीजिए, और इधर आप इंटरफेयर नहीं करिएगा इजराइल की सिक्योरिटी के लिए। जी। तो मुझे लग रहा है कि ये सब बातें घूम फिर के इसमें जेलेंस्की के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। वो अब लड़ने की अब स्थिति में नहीं है, लड़ने की कोई भी स्थिति लड़ा में नहीं है, कर्ज बेपनाह हो चुका है, मौसम की मार है, पुतिन हमला कर ही रहे हैं लगातार। लेकिन एक जो और इंट्यूशन है वो ऐसा लगता है कि कहीं ये लिखी हुई स्क्रिप्ट तो नहीं पढ़ रहे हैं। हो सकता है पूरा अबू धाबी में पूरी स्क्रिप्ट लिख दी गई हो और उसके हिसाब से बस आगे चला रहा है। मैं आशीष जी का इस पर रिएक्शन चाहूंगा। आशीष जी। हाँ, तो ट्रंप के पास स्क्रिप्ट्स हैं, स्क्रिप्ट ए, स्क्रिप्ट यूएई बी। में अभी मीटिंग हुई थी सर, उसके लिहाज से भी थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दीजिएगा। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूएई, अलास्का और 3-4 मेजर कॉल्स बिटवीन पुतिन एंड ट्रंप, अगर आप इनको होलिस्टिकली देखेंगे तो दे हैव समथिंग इन माइंड। मामला है कि जेलेंस्की एग्री करते हैं कि नहीं, और उनकी फेस सेविंग क्या होगी। इस तरह की ट्रीटी में विवेक सबसे चैलेंजिंग एंगल ये आता है कि फेस सेविंग क्या होगी। टू नेशंस, टू सोवरेन नेशंस आर एट फुल फ्लेजेड वॉर, और 3-4 मेजर प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड पावर आर द पेरिफेरी ऑफ दिस वॉर। तो इसमें सबसे मेजर फेस सेविंग की रिक्वायरमेंट जेलेंस्की की है। इसी को लेके वो परेशान है कि अगर उन्होंने लैंड एक्सेस दे दिया तो उनकी हार मानी जाएगी, वो नाटो में शामिल नहीं होंगे, उनकी हार मानी जाएगी। ईयू के बारे में सब कोई नॉन कमिटल है, और अमेरिका ने तो क्लियरली, द प्रेसिडेंट हैज सेड कि वी हैव नो इंटरेस्ट इन यूक्रेन रशिया वॉर, वी आर नॉट गोइंग टू गेन एनीथिंग। तो ऐसे में उनका इस प्लॉट को, या इस एक जो बैकग्राउंड में कुछ तैयारियां चल रही हैं कि इनको कहां पे मिलाएंगे और कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये चैलेंजेस उनके पास ज्यादा आएंगे। रशिया के पास आज की तारीख में, जबकि नाटो ऑलमोस्ट हट चुका है, यूएस ने क्लियरली बोल दिया कि वो यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उनके लिए विन विन सिचुएशन है। जितना क्रीमिया उनके पास है, अगर डॉनबास मिल गया वेल एंड गुड, थोड़ा सा रिट्रीट शायद वो करेंगे, क्योंकि अभी वो इतना अंदर पेनिट्रेट कर चुके हैं कि कमिंग विंटर्स में उनको अपनी सप्लाई लाइंस को लाइव रखने के लिए रशिया को भी मेजर चैलेंजेस आएंगे। तो दे वुड ग्लैडली एग्री टू रिट्रीट अ लिटिल बिट बिफोर द सीज फायर इज मेड इफेक्टिव। और उसके बाद का आज की तारीख में कुछ भी नहीं, तो इस इंसान ने पूरे यूक्रेन को अपनी ईगो के चक्कर में तो खत्म करवा दिया फिर सर, अगर ये थियरी ठीक है तो।
यस यस सर। ये बात तो 2 साल पहले ही खत्म हो जाती है। अगर बातचीत ही करनी थी 2 साल पहले, 3 साल पहले कर लेते, जब ये वॉर शुरू कर रहे थे। उस समय जो इंटरनेशनल डायनामिक्स थे और यूएसए के प्रेसिडेंट के चेंज होने के बाद पूरा वर्ल्ड ऑर्डर इस समय एक चेंज के थ्रू जा रहा है विवेक। और लेकिन इसमें एक नेगेटिव इनपुट ये है कि अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी को देखें तो जब भी क्रूड पे चैलेंज आता है तो गोल्ड ऊपर जाता है, और इस समय गोल्ड ऊपर जा रहा है। इसका मतलब इंटरनेशनल मार्केट्स को अभी नियर फ्यूचर में कोई मेजर सीज फायर जैसी या सोल्यूशन टू यूक्रेन रशिया वॉर ऐसी एंटिसिपेशंस नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं जल्दी से एक क्वेश्चन ले लेता हूं मलिक साहब से। मलिक साहब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आशीष सर ने नोट करा, उसमें एक जो उस पर सवाल, उस पर मैं आना चाह रहा हूं आपके पास। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक डील हो गई हो, एक सौदा बन गया हो कि ईरान पर हम एक्शन करेंगे और रूस इस पर बहुत त्वरित रिएक्शन नहीं देगा या फिर कोई मिलिट्रली कदम नहीं उठाएगा, कोई सपोर्ट नहीं दिखाएगा। यूक्रेन का सौदा कर लिया हो पुतिन से डोनाल्ड ट्रंप ने। विवेक जी, मुझे लगता है यूक्रेन का सौदा उसी दिन हो गया था जैसे ही ईरान का जो ऑपरेशन हैमर के बाद से जो यूएस ने अपनी पोजीशन को क्लियर किया था, उसके बाद से अगस्त में अलास्का मीटिंग और ये मीटिंग पुतिन साहब के साथ 2-3 मीटिंग उनकी हो चुकी है। मुझे तो लगता था चूंकि जेलेंस्की को जो ट्रंप साहब है तभी से प्रेशर किए जा रहे हैं। देखिए, वो टर्निंग पॉइंट था जब से इजराइल और अमेरिका का जो ऑपरेशन कंबाइंड था, और उसके बाद से आप घटनाओं को देखिए। उसी के बाद से पहले अमेरिकन कुछ हथियार डायरेक्ट भी देता था, उसने वो बंद किए। उसके बाद से जो हथियार वो नेटो के थ्रू बेचता था वो भी बंद किए। कभी बीच बीच में उनको कंसोलेशन के कहता था ठीक है, हम आपकी हथियार की आपूर्ति जारी रखेंगे, लेकिन अगले ही दिन बोलता था नहीं, हम नहीं कर सकते, आप प्लीज अपना खर्चा बढ़ाइए, अपना डिफेंस बजट बढ़ाइए। बात वही है जैसे हमारे प्रीवियस वक्ता जी बोल रहे थे कि जब नेटो से खर्चा बढ़ाएंगे, अपना डिफेंस बजट बढ़ाएंगे, 5% करेंगे तो हथियार खरीदिए। लेकिन उसके बाद भी पुतिन साहब अपने पीछे स्टैंड से पीछे नहीं हटे। और ये बात सही है, मुझे भी ये लगता है कि देखिए, ईरान को आप कंटेन करने के लिए हो सकता है ये अंडरस्टैंडिंग हुई हो कि आप बहुत ज्यादा सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट, हार्डवेयर सपोर्ट आप ईरान को ना दें, यानी रशिया। और ये बात सही है। और एक चीज मुझे और लगती है कि इसी समझौते के तहत जब शेप लेता है, मुझे लगता है जेलेंस्की साहब को वहां से हटा लिया जाएगा, उनकी जगह कोई अमेरिका किसी और को बैठाएगा। क्योंकि जेलेंस्की अपने देश को फेस करने के लिए उनके बहुत टफ टाइम आने वाला है। इलेक्शन जीतना तो मैं समझता हूं नामुमकिन है उनके लिए, लेकिन उनकी जगह रिप्लेसमेंट आएगा। रिप्लेसमेंट ऐसा होगा कि जो शांति की बात करेगा और शांति के तहत एक तरह से फेस सेविंग को आगे बढ़ाएगा, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, लेकिन अगर इसमें यह देखा जाए कि जो बात आप कह रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट यह है कि अब अमेरिका जो है वो ईरान की तरफ जाएगा ही जाएगा। इसमें तो 100% चीजें दिख रही, क्योंकि 2 जंगी भेड़े जो है वो रवाना कर दिए उधर। अब्राहम लिंकन पहुंच गया है, जॉर्ज H.W. बुश पहुंचने वाला है, इसके अलावा चारों तरफ से घेरेबंदी भी है। लेकिन यूक्रेन जो है वो अब इस वक्त अपने आखिरी सांसें गिन रहा है जंग के तौर पर। अगर देखें तो ईरान से रूस को बहुत कुछ नहीं मिलना है, बस वो सपोर्ट इसलिए क्योंकि वो भी अमेरिका का विरोध करते हैं, वो भी अमेरिका के दुश्मन है। यूक्रेन से डायरेक्ट फायदा है, तो यूक्रेन से डील करने में बेहतर ही है रशिया के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। जियोपॉलिटिक्स में विवेक चीजें दिन दिन बदलती हैं। वो सिचुएशन 4 साल पहले जब ये युद्ध शुरू हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है, रशिया ने बहुत यूक्रेन के पास बहुत सारे प्रपोजल भेजे थे कि लेट अस सिट एंड टॉक टुगेदर। ये बैक चैनल से होती है ज्यादातर चीजें, सामने कम आती है। लेकिन यूक्रेन अंधा था और इमेच्योर पॉलिटिशियन की वजह से उसने पूरे देश को बर्बाद कराया आपने। आज हालत यह है कि वो किस मजबूरी में आके ये चीजें कर रहे हैं। अमेरिका का प्रेशर तो चल रहा है पिछले 6 महीने से, माना है उन्होंने? नहीं माना है। लेकिन जब हार्डशिप होनी शुरू कर गई, हथियार नहीं है, पैसा नहीं है, अभी बैकअप नहीं है, यूरोप को आकर जो 18 साल से वो चला रहे थे, समझौता करने की तैयारी करते, इंडिया में फट से करके चले गए। क्योंकि यूरोप अपने आप को कितना, यूरोप का ग्रोथ क्या है? नेगेटिव 0.25, 0.5। अगर अलग अलग कंट्री की बात करें, यूरोप अपने एग्जिस्टेंस के लिए खुद परेशान हो रहा है। इसलिए उनको लगता है कि बाकी चीज छोड़िए, पहले खुद पे ध्यान दीजिए। और सारा खेल अमेरिका का शुरू किया हुआ था। वांटेड डे अमेरिका और नेटो दे ये कब्जा करना चाहते थे यूक्रेन के जो वेस्ट पार्ट और ईस्ट पार्ट के जो
रिसोर्स एनर्जी रिसोर्सेज है। और कल भी हम आप कर रहे थे, कल परसों बात कर रहे थे, सारा झगड़ा अमेरिका का एक डर है कि उसको लग रहा है 10-15 साल में इकोनॉमिकली महाशक्तियां उभर रही हैं और अमेरिका का डर यही है, और इसी डर के कारण वो पूरी दुनिया में टैरिफ वार कभी शुरू करता है, कभी अटैक करता है। अभी देखिए ऐसा है ना, मैं इसको चीज ये लिंक्ड है विवेक, टॉपिक बहुत बड़ा है, बट मैं इसको चलो यहां तक सीमित करूंगा। ब्रिक्स एक ऐसी चीज है जिसको उन्होंने तोड़ने की बार बार कोशिश की है, और ब्रिक्स के देशों को अलग अलग तोड़ने की कोशिश की है, सब तरह लालच दी है, लेकिन ब्रिक्स आज तक तो नहीं टूटा है। G2 में जाकर वहां पे अभी इंडिया को डेड इकोनॉमी बताया था, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है वो तो। पुतिन बोले कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन वो अपनी गेम में, टैरिफ गेम में खुद ही फंस गए। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन यहां जो भाषण यूक्रेन ने शुरू की थी, उसे जिसे नेटो सदस्यता चाहिए था, जिसे नेटो में शामिल होना था, ना मोहब्बत मिली, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम, वाली कहानी हो गई अभी जेलेंस्की साहब के साथ। तो मैं उनको क्या ही बोलूं। आप लोगों को फिलहाल मैं शुक्रिया कहता हूं, आप लोगों को अपने कीमती वक्त दिया और हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप सभी का, दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जेलेंस्की के हाथ में अब कुछ भी नहीं है, जेलेंस्की खाली हाथ हो चुके हैं और उनके पास अब यहां से सिर्फ और सिर्फ इस जंग को लूज करने का ही खतरा है। शो में फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला आज के सवाल का। आज का सवाल है, रूस के रक्षा मंत्री का नाम क्या है? ऑप्शन ए आंद्रेई बेलूसोव और ऑप्शन बी सर्गेई लावरोव। सही जवाब भेजिए 724077 पर।